सर आरसीएम क्या है? आरसीएम विजन और मिशन का बिजनेस है। किसका है सर? विजन किसको कहते हैं? विजन, विजन का मतलब आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद, दूरदृष्टि। हाँ या ना साहब? विजन उसको कहते हैं 10 साल बाद क्या होने वाला है उसको आज देख लो, और उस काम को आज करने लग जाएं तो 10 साल बाद करोड़पति बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताएं, जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है सर? महंगाई सर? बेरोजगारी सर? अच्छा, बढ़ रही है। गवर्नमेंट के पास नौकरी का कोई ऑप्शन नहीं है सर। किसी भी देश की सरकार अपनी जनसंख्या के 2% लोगों को रोजगार दे सकती है। कितने परसेंट लोगों को? और हमारे देश की जनसंख्या के 2.4% लोगों को गवर्नमेंट पहले ही रोजगार दे चुकी है सर। इसका मतलब आने वाले टाइम में सरकारी नौकरी है ही नहीं। हाँ या ना साहब? और दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है? हिंदुस्तान। और यहां युवाओं की संख्या है 63%। कितने परसेंट? 20 साल से 40 साल के लोगों की संख्या 63% युवा है। और युवा को रोजगार चाहिए। आप एक डॉक्टर हो सकते हो, आप एक टीचर हो सकते हो, लोगों को आप एजुकेशन दे सकते हो, लेकिन क्या रोजगार दे सकते हो? इन सारे लोगों को रोजगार अगर कोई दे सकता है तो कौन सा धंधा दे सकता है? ताली मर्दों वाली बजाइए सर, मौका है आपके पास सर। आपको क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको क्या लग रहा है उन्होंने मजाक किया था कि युवा पढ़ के पकोड़े तलो? नहीं सर, मजाक नहीं किया सर। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान सब लोगों को रोजगार नहीं दे सकता, इसीलिए वो इनडायरेक्ट में आपको ये बात बता रहे हैं कि अपने बच्चों को नौकरी के लिए तैयार मत करो, व्यापार के लिए तैयार करो। हाँ या ना साहब? और सारे लोगों को एक ही धंधा व्यापार दे सकता है सारी दुनिया को। कौन सा धंधा सर? ताली जोरदार बजाओ। कोई लिमिट नहीं है सर, सबको लाया जा सकता है। इसीलिए विजन के साथ आरसीएम को करिए सर, पहला। दूसरा सर, मिशन के साथ करिए, गोल बना के करिए, लक्ष्य बना के करिए। जिन लोगों का आरसीएम क्यों कर रहे हैं क्लियर नहीं है ना, क्यों, वो लोग बड़ी उपलब्धि पे नहीं जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं सर, एक ट्रेन जा रही है 100 की रफ्तार में, मैं बोलता हूं उससे नीचे छलांग लगा दो, लगा दोगे सर? है जी? आप कहोगे सर क्यों लगा दे, मरना है? मैं कहता हूं सर उस ट्रेन में आग लग गई, 5 मिनट में विस्फोट होने वाला है, कितने लोग लगा देंगे सर? क्लियर हो गया क्यों लगाना है? जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा ना, रिजल्ट नहीं आएगा। टीवी पे एक न्यूज आई कि रात के 2 बजे देश का प्रधानमंत्री समस्तीपुर के रेलवे स्टेशन पे आएगा और जो भी उनसे मिलने जाएगा उसको 2 रुपए नगद देंगे। कितने सर? कितने लोग जाएंगे सर? क्यों नहीं जाएंगे सर? प्रधानमंत्री आ रहा है भाई, जाएंगे नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? आप कहोगे सर मैं दूर रहता हूं, गांव में अंधेरा है, मेरे पास बाइक नहीं है, रात का नींद का समय है। हाँ या ना साहब? दोबारा न्यूज आई कि सर गलत पढ़ दी न्यूज, रात के 2 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, समस्तीपुर में आएंगे। 100% ये बात सही है, पर जो मिलने जाएगा उसको 2 करोड़ रुपए नगद दिए जाएंगे। कितने लोग जाएंगे सर? बड़े लालची हो भाई। क्यों करना है? हाँ या ना साहब? ये पत्थर की दीवार है सर, मैं बोलता हूं हाथ से तोड़ना है, तोड़ सकते हो? आप कहोगे सर पत्थर की दीवार हाथ से कैसे टूटेगी, इसमें तो सीमेंट लगी है, इसमें तो पक्की ईंटें हैं, सिरिया भी होगा। अब मैं बोलता हूं सर इस पत्थर की दीवार में 10 करोड़ का सोना है। कितने का सर? कितने लोग तोड़ देंगे सर? अच्छा, दिन में तोड़ेंगे या रात में? अकेले तोड़ेंगे या पड़ोसी को बुलाएंगे सर? जैसे ही पता चला दीवार में 10 करोड़ का सोना है, ये सीमेंट की दीवार मिट्टी की लगने लग गई। हाँ या ना साहब? तो आरसीएम में अपना क्यों निर्धारित करें सर? मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है सर, आपका पीएमएफ क्या है, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, आप आरसीएम को क्यों करना चाहते हो? 16 अलग अलग कारण है जिसके लिए लोग डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं। कितने कारण सर? 16 अलग अलग कारण है। कुछ लोग कर्जा उतारने के लिए करते हैं, कुछ लोगों को गाड़ी चाहिए, कुछ लोगों को स्टेज चाहिए, कुछ लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, कुछ लोग मानव की सेवा करना चाहते हैं, कुछ लोग देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, कुछ लोग बच्चों को कामयाब करना चाहते हैं, कुछ लोग पत्नी के ड्रीम पूरे करना चाहते हैं। आपका क्या टारगेट है जनाब अली? यस सर, उसको लिखिए डायरी में कि मैं क्यों कर रहा हूं। जब तक लिखोगे नहीं तब तक मामला स्टार्ट नहीं होगा। कितने लोग आज वादा करते हैं घर पे जाके टारगेट बनाएंगे सर? लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं सर। इसीलिए लक्ष्य बनाइए जीवन में। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक लक्षण नहीं आएंगे सर। अगर क्रिकेटर बनना है तो लक्षण कौन से होने चाहिए सर? क्रिकेट वाले। अगर मुक्केबाज बनना है तो लक्षण कौन से होने चाहिए? मुक्केबाज वाले। अगर कुश्ती करनी है तो पहलवान का शरीर चाहिए। इंजीनियर बनना है तो एजुकेशन चाहिए। इसी तरह से आरसीएम में आप बनना क्या चाहते हो बबलू भाई, उसको लिखो पहले सर। टारगेट लिखो, गोल लिखो, लक्ष्य लिखो, तब आपका आरसीएम स्टार्ट होगा। क्लियर हो रहा है? ओके सर, आज हम 3 चीजों पे बड़ी बड़ी बातचीत करेंगे सर। नंबर 1 पहला, आरसीएम क्या है। नंबर 2 दूसरा, आरसीएम ही क्यों करें। नंबर 3 तीसरा, आरसीएम को कैसे करें। तैयार है आप लोग? नहीं, ताली थोड़ी एक बार जोरदार वाली बजा लीजिए। अच्छा, पहला सवाल आपसे है सर, आरसीएम है क्या? क्या है आरसीएम सर? सर क्या है?
कुछ भी फेंक दो, कौन सा इधर नंबर कट रहे हैं आपके सर? हैं जी? नए जमाने का क्या है आरसीएम दीदी? अभियान क्या है सर? जिंदगी जीने का। और कोई बताएगा क्या है? नए भारत का निर्माण मिशन है, पेड़ लगाने हैं, महिला। सर ये जो आप बता रहे हो ना, ये इसके पाखड़े हैं सर, ये इसकी योग्यता है। आत्मा क्या है इसकी वो समझिए। एक अंधेरा कमरा है, उसमें हाथी खड़ा कर दिया, बिल्कुल लाइट नहीं है। 20 ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया जिन्होंने हाथी नहीं देखा, उनको बोला आप अंदर जाओ, छू के आओ, बाहर आके बताओ हाथी कैसा होता है। जिसने पैर को छुआ वो कहता है गोल गोल है, जिसने पेट को छुआ वो कहता है फुटबॉल की तरह है, जिसने पूंछ को छुआ वो कहता है झाड़ू की तरह है, जिसने कान को छुआ वो कहता है छाले की तरह है, जिसने सूंड को छुआ वो कहता है पाइप की तरह है। अच्छा बच्चे सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो पूरा हाथी बता रहे हैं? वो हाथी का पार्ट बता रहे हैं। तो ये जो आप बता रहे हो ना, अभियान है और क्या बोला, जीवन है, रोजगार है, ये सब इसके पार्ट है सर। एक्चुअल में आत्मा पता है क्या है? आत्मा है ये व्यापार की एक नई टेक्नोलॉजी है। क्या है सर? व्यापार की क्या है सर? नई टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के फायदे क्या क्या है? इस टेक्नोलॉजी के फायदे हैं कि इसमें अपने को पैसा नहीं लगाना। इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है? कोई दुकान नहीं खोलनी। इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है? हम महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है? हम पूरे देश में बिजनेस फैला सकते हैं। कोई लॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई अपना गुरु नहीं है, कोई अपने किसी के चेले नहीं है, कुछ नहीं, कोई रिस्क नहीं है सर। ये टेक्नोलॉजी के फायदे हैं। महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी के फायदे हैं। अच्छा कितने लोगों को लगता है टेक्नोलॉजी रोज बदलती जा रही है सर? रोज बदल रही है सर। हमारे हिंदुस्तान में पहले होता था वस्तु विनिमय, इनके यहाँ चावल है, इनके यहाँ गेहूं है, चावल और गेहूं का आदान प्रदान होता था, हाँ या ना साहब? फिर अंग्रेज आए, वो एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए, उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं सर ट्रेडिशनल बिजनेस। फैक्ट्री में माल बनता है कस्टमर के लिए, हाँ या ना साहब? फैक्ट्री से माल निकलता है, कस्टमर के पास आता है। फैक्ट्री में कोई पेन 5 रुपए का बनता है, कस्टमर को कितने का मिलता है? अच्छा कस्टमर से 10 रुपए निकले, कंपनी में कितने पहुंचे? 5 रुपए। बीच में 5 रुपए बीच वाले लोग कमा गए सर। 80% लोगों का पैसा हिंदुस्तान के 20% लोगों के पास जा रहा है, वो अमीर होते जा रहे हैं, हम गरीब होते जा रहे हैं। हमारा नाम क्या है सर? कष्ट मर, बीच वालों की पॉकेट भर। कष्ट मर, बीच वालों की पॉकेट भर। अब जिस व्यापार की हम बात कर रहे हैं ये डायरेक्ट सेलिंग है सर। डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है माल, हाँ या ना साहब? बीच वाले लोगों का पैसा हमें वापस मिलता है, और बीच वाले लोगों का काम हमें करना है। इस कंपनी के विज्ञापन करने वाले आप हो, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय आप हो, ताली बजा लीजिए, विज्ञापन करना है इसका सर। दूसरा काम क्या करना है? इस कंपनी के अंदर अपने को सर वितरण की व्यवस्था को ठीक करना है और अपने लोगों का नेटवर्क बनाना है सर। सिंपल काम है सर। व्यापार की एक नई टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के क्या क्या फायदे हैं सर? इस टेक्नोलॉजी के फायदा है कि ये भविष्य का व्यापार है, बिना इन्वेस्टमेंट के हम इसे कर सकते हैं। हम अपनी कामयाबी को इसमें ले सकते हैं, सफल होने का एक जरिया दे सकते हैं, ड्रीम पूरे करने का एक प्लेटफॉर्म है, देश परिवार समाज की सेवा करने का हमें एक मौका मिल सकता है। आप एक डॉक्टर हो, आप एक कलेक्टर हो, आप एक टीचर हो, आप लोगों को एजुकेशन दे सकते हो, लेकिन क्या रोजगार दे सकते हो? लेकिन कोई व्यक्ति आज ज्वाइन होता है, कल वो लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है कि नहीं दे सकता है? ताली जोरदार बजाइए, पावर है हमारे पास सर। आप एक कलेक्टर हो, अपने बच्चे को अगर कलेक्टर बनाना चाहते हैं तो आपकी डिग्री ट्रांसफर हो जाएगी या जीरो से आएगा? जीरो से आएगा। आप एक टीचर हो, बच्चे को टीचर बनाना चाहते हो तो क्या डिग्री ट्रांसफर हो जाएगी? क्या करना पड़ेगा? जीरो से आएगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की खास बात क्या है? अगर आपने मेहनत करके आरसीएम में डायमंड का लेवल हासिल कर लिया, रूबी का लेवल, रॉयल्टी का लेवल, टेक्निकल का लेवल, और आप दुनिया से चले गए, तो आपका बच्चा जीरो से आएगा या लेवल डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा? ताली जोरदार वाली बजाइए, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है सर। लेवल ट्रांसफर होगा उसका, है ना सर? तो पहला सर व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है सर। अच्छा जब भी कोई नई चीज का बात करता है हिंदुस्तान में तो शुरुआत में उसका विरोध होता है, हाँ या ना साहब? बिस्लरी ने कहा था पानी बोतल में डाल के बेचते हैं, तो लोगों ने उसका विरोध किया था कि पानी कौन खरीदेगा, हिंदुस्तान में दूध की नदियां बहती है। 1969 में बिस्लरी का टर्नओवर जीरो था, लेकिन इसका मालिक जानता था जनसंख्या बढ़ रही है, नदी नाले खराब हो जाएंगे, आने वाले टाइम में दूध आसानी से मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। वो लगातार लगा रहा। 2021 में कितने रुपए का पानी बिका सर? 3000 करोड़ रुपए पानी की बोतल सर। अच्छा ये पानी की बोतल फैक्ट्री में कितने रुपए की तैयार होती है सर? 4 रुपए 90 पैसे की सर। कितने की सर? और हमें कितने की मिल रही है? पानी बेच के लोग करोड़पति बन गए सर। इसका मतलब क्या है? जो लोग भविष्य को देखना जानते हैं वो पानी बेच के करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? ताली जोरदार बजाएं, हमारे पास में मौका है सर। और चेक करिए, आरसीएम की जब आप बात करते हो तो कुछ इस तरह के लोग आपको मिलते हैं। कुछ लोग आरसीएम को क्या कर रहे हैं? कुछ लोग दबा के कमा रहे हैं सर। कमा नहीं रहे हैं, दबा के कमा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं सर? 2 तरह के लोग आरसीएम में हैं सर, बुरा मत मानना। एक है 97% भीड़, एक है 3% लीडर। 97% की भीड़ फॉलो करती है, 3% के लोग रूल बनाते हैं सर।
3% कौन है? 3% वो है जिनका गोल स्पष्ट है, लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। 3% लोगों के गोल होते हैं। ये पेन है सर मेरे पास, ये दुनिया के हर क्षेत्र में मिलेगा, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, ट्रेडिशनल में चले जाइए, नौकरी में चले जाइए, व्यापार में चले जाइए, राजनेता में चले जाइए। ये पेन है, इसके 2 पार्ट हैं सर। पहला पार्ट है 3%, दूसरा पार्ट है 97%। हाँ या ना साहब? अच्छा, रगड़ा किस पे लगता है? 3% पे या 97% पे? मरता खपता कौन है? घिसता कौन है? टूटता फूटता कौन है? 97% सर। इसको होल्ड कितने परसेंट करता है? एक जगह से दूसरी जगह लेके कौन जाता है? पॉकेट में डालेंगे, दिखाई कितना परसेंट देगा? ये 3% करता क्या है? नहीं सर, ये 3% 97% की जिम्मेवारी लेता है। हेलो, क्या करता है सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आज की मीटिंग में 3% लोगों ने जिम्मेवारी ली, इसीलिए ये मीटिंग हो रही है। उनके लिए ताली जोरदार बजाएं। 3% लोग गोल बना के काम करते हैं, 3% लोग जिम्मेवारी लेते हैं, 3% लोग आगे बढ़ के काम करते हैं, 3% लोग रिस्क लेते हैं, 3% लोग लोगों को माहौल में रखते हैं। अगर जिंदगी अपने को मौका दे तो 97% बनना है या 3% सर? कितने लोग आज वादा करते हैं 3% बनेंगे सर? ताली जोरदार वाली बजाइए, 3% बनना है सर। तो डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार है सर, है ना? आज के जमाने में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हाइट, आपका वजन, आपकी उम्र, आपका कलर कोई मायने नहीं रखता सर, पैसा होना चाहिए। हाँ या ना साहब? आप कहोगे कैसे? चेक कर लीजिए सर, अमिताभ बच्चन की हाइट और मैडम की हाइट सर। इनकी हाइट कितनी है, इनकी हाइट इतनी है सर। इसके पास पैसा था, उसके पास टैलेंट था, दोनों ने तुरंत शादी कर ली सर। ये देखिए सर, भारती सिंह पंजाब की लड़की है, 143 किलो वजन है सर। लाफ्टर चैलेंज में 3 करोड़ रुपए जीत गई। जिस जिम में ट्रेनिंग के लिए जाती थी पतली होने के लिए, ट्रेनर को पता चला ये 3 करोड़ रुपए जीत गई। इसने कहा शादी पहले कर लेते हैं, पतली तो बाद में कर लेंगे। हाँ या ना साहब? और चेक करें सर, ये हमारे हिंदुस्तान की एक फिल्म अभिनेत्री है, क्या नाम है सर? प्रियंका चोपड़ा। अपने से 16 साल छोटे लड़के से शादी की है। क्यों सर? पता है, अमीर आदमी है भाई। ये सर क्रिकेट का सर खिलाड़ी, क्या नाम है सर? इतना काला है, अंधेरे कमरे में खड़ा कर दो दिखता नहीं है सर। लेकिन लड़की ऐसी मिली है, अंधेरे कमरे में खड़ा कर दो, ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं है भाई, पैसा है भाई। अच्छा, कितने लोगों को लगता है आज के जमाने में पैसा होना चाहिए सर? जिसने हाथ नहीं खड़ा किया जिंदगी में नहीं आएगा सर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ताली जोरदार वाली बजाइए, पैसे को फोकस करिए सर। चाणक्य कहती है, आज उस इंसान की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने अकेले अपनी बुद्धि और ज्ञान के दम से नंद वंश को उखाड़ फेंका। एक गडरिया बालक चंद्रगुप्त जो गायें और बकरियां चराता था, उसे हिंद का सम्राट बना दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। अर्थशास्त्र जैसी किताब लिखी जो आज भी MBA से लेकर राजनीति तक हर जगह पढ़ाई जाती है। To his Kautilya Arthashastra has got 6,000 sutras or formulas of how to run a kingdom. आखिर कौन थे चाणक्य? करीब 2400 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो उस जमाने के स्ट्रेटेजिक थिंकर, विजनरी इकोनॉमिस्ट और रूथलेस किंग मेकर थे। उनकी कहानी शुरू होती है तक्षशिला से, जहां नंद जैसे शासक जनता को लूट रहे थे। एक दिन राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य का अपमान किया, क्योंकि चाणक्य कुरूप थे। तो चाणक्य ने खुले दरबार में अपनी शिखा खोलकर कसम ली, मैं तुझे तेरे सिंहासन से घसीट कर नीचे लाऊंगा और नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। जो इस राष्ट्र की एकता व उत्कर्ष के मार्ग में बाधक हुआ वह नष्ट होगा, उसका विनाश करूंगा मैं। और वहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक राजनीतिक खेल। प्रलय का आगमन हो रहा है और इस बार स्वर्ग के देवता भी उसका मार्ग नहीं रोक पाए। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना, उसे युद्ध, राजनीति, शतरंज और सत्ता की चालें सिखाई और फिर एक एक करके नंदों के दुर्ग ढहा दिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि चाणक्य ने बिना कोई सेना रखे पूरी सत्ता को हिला दिया। उन्होंने राजनीति की वो किताब लिखी जिसे आज की दुनिया चाणक्य नीति कहती है। चाणक्य की बातें आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्टार्टअप्स और पॉलिटिक्स में पूरी तरह लागू होती है। आज के इस बेहद एजुकेशनल वीडियो में कौटिल्य चाणक्य से सीखते हैं जिंदगी के वो 5 नियम जिस पर चलकर आप एक राजा बन सकते हैं। सबसे कमाल का नियम 5वां है, तो आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहला और कमाल का नियम, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो।
उसकी ताकत को समझो और अपनी तैयारी उससे दुगनी रखो। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड या बिजनेस में कंपटीशन को अंडर एस्टिमेट करना बर्बादी की शुरुआत है। चाणक्य कहा करते थे, शेर जब हमला करता है ना तो खरगोश की ताकत भी आंकता है, और शेर चाहे हाथी पर हमला करे चाहे हिरण पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जानते हैं आज के इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? वो है उसका खुद का अहम, जो ये कहता है मेरा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। और यही घमंड एक दिन आपके ब्रांड को डुबो देता है। नोकिया और कोडेक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि उन्होंने कंपटीशन को हल्के में लेने की महाभयंकर गलती करी और दोनों साफ हो गए। पर असली खिलाड़ी वही है जो अपने हर कॉम्पिटिटर को रिस्पेक्ट देता है और अपनी तैयारी को दुगना रखता है, ताकि जब वार करे तो दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। चाणक्य ने कहा था, अगर सामने वाला सांप हो और अभी काट ना रहा हो तो भी उसे बेजहर कभी मत समझो। चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ने से पहले महीनों तक उसकी ताकत, उसकी सेना, उसके गुप्तचर, उसके दरबारियों की सोच सबको समझते रहे, और जब हमला किया तो ऐसी जगह किया जहां नंद सोच भी नहीं सकता था। सबसे पहले उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला में ट्रेनिंग दिलाई और फिर उन छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा किया जो नंदों से दबे हुए थे। फिर धीरे से चंद्रगुप्त के नाम की चर्चा फैलानी शुरू की कि एक नया राजा आ रहा है जो जनता का है, ना कि दरबारियों का। और जब सही समय आया तो नंद के खिलाफ उसी की जनता से विद्रोह करवा दिया। नंद सोच भी नहीं सकता था कि कोई ब्राह्मण, वो भी बिना सेना के, उसे सिंहासन से नीचे खींच देगा और एक गरीब लड़के को राजा बना देगा। आज की दुनिया में भी यही सबसे बड़ा सबक है, चाहे बिजनेस हो, पॉलिटिक्स या कोई रिलेशनशिप। अगर तुमने सामने वाले को हल्के में लिया तो हार निश्चित है। और याद रखना, दुश्मन कभी कमजोर नहीं होता, कमजोर हमारी नजर होती है। दोस्तों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया, जो कि एक गडरिया था। आज के टाइम में एक चीज जो आपको राजा बना सकती है वह आपका क्रेडिट स्कोर। आप भी चंद्रगुप्त की तरह राजा हो सकते हैं अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो। दोस्तों, आज के इस दौर में अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी चेक करना बेहद जरूरी है, और वो चेक होती है आपके क्रेडिट स्कोर से। आपका क्रेडिट स्कोर ही बैंक को बताएगा कि जरूरत के वक्त इस इंसान को पैसे देने हैं या नहीं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोन अप्रूवल में आसानी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि बैंक से कभी मत बिगाड़ो और टाइम टाइम पर अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करते रहो। और आज तो अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना बेहद आसान है। फ्री क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो, और वो भी सभी मेजर ब्यूरो से, और वो भी व्हाट्सएप अपडेट के साथ। हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में भी ये पॉसिबल है। और जिन्हें लोन की जरूरत है बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए या इमरजेंसी में, पैसा बाजार पर 30 से ज्यादा NBFCs को कंपेयर कर सकते हैं और सिर्फ 10.5% से लोन ले सकते हैं, वो भी बेहद कम डॉक्यूमेंट्स और फास्ट अप्रूवल के साथ। लिंक आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। चाणक्य का अगला नियम बेहद कमाल का है, वो ये कि गुप्त रहना सबसे बड़ी रणनीति है। अपनी अगली चाल, अपना अगला प्लान तब तक किसी को मत बताओ जब तक वो फिनिशिंग लाइन तक ना पहुंच जाए। सोशल मीडिया पर हर प्लान दिखाना तो महा बेवकूफी है। चाणक्य कभी भी अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करते थे, ना तो अपने शिष्यों से, ना अपने सहयोगियों से। सिर्फ जरूरत भर बताते थे और वक्त आने पर अपनी चाल चलते थे। जब उन्होंने नंद वंश को गिराने का प्लान बनाया तो महीनों तक किसी को कानों कान खबर ही नहीं थी कि चाणक्य असल में क्या करने वाले हैं। वो हर तैयारी अंदर ही अंदर करते रहे। नंद के खिलाफ थे, चाणक्य उन्हें एकजुट करते रहे, लेकिन बाहर की दुनिया को सिर्फ इतना पता था कि कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है ये सिर्फ चाणक्य के दिमाग में बंद था। और आज क्या होता है, लोग स्टार्टअप शुरू करने से पहले इंस्टाग्राम बायो बदल देते हैं, 2 दिन वर्कआउट करते हैं तो स्टोरी लगाते हैं फिटनेस इज लाइफ। प्लान अधूरा होता है, शोर पहले शुरू हो जाता है। याद रखिए, अगर तुम्हारा प्लान इंस्टाग्राम पर दिखने लगे तो दुनिया उससे पहले तुम्हें गिराने की तैयारी शुरू कर देती है। चाणक्य का मंत्र है, जब तक तीर चल ना जाए तब तक कमान मत दिखाओ। तुम्हारा काम तभी बोलना चाहिए जब वो खत्म हो जाए। दुनिया को नतीजा दिखाओ, नियत नहीं। क्योंकि जो शोर होता है ना, वो आपकी सोच को कमजोर करता है और आपकी चुप्पी आपको अपराजय बनाती है। अब चाणक्य का जो नियम बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम आएगा। आचार्य कहते थे, जो अकेला चलता है ना वही राजा बनता है, भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है। लाइफ में एक स्टेज ऐसा आता है दोस्त, जहां अकेले टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, वहीं से ग्रेटनेस की शुरुआत होती है। चाणक्य इसका जीता जागता उदाहरण थे। नंद दरबार में अपमानित होने पर जब बाहर निकले
तो उनके साथ कोई सेना, कोई दरबारी, कोई धन नहीं था। सिर्फ उनकी लपटों से जलती प्रतिज्ञा थी कि इसे उखाड़ दूंगा। तक्षशिला लौटते समय जंगल के रास्ते में साथी छूट गए, गुरुकुल छूटा, सुख छूट गया और सारी दुनिया के बीच वह ब्राह्मण अपने भीतर ही भीतर एक पूरी रणनीति का निर्माण करने लगा। उसी अकेलेपन की आग में उन्होंने रणनीति पकाई। कौन सा राजा कब साथ आएगा, कौन सी गुप्तचर श्रृंखला किस दिशा से नंदों की नस काटेगी और किस पल नाबालिग चंद्रगुप्त को गद्दी तक पहुंचाकर शहर दर शहर सिंहनाद होगा, सब अकेले ही सोचता रहा, करता रहा। उस समय भीड़ ने उन्हें सरफिरा कहा, पर जब मगध के राजपथ पर वही अकेला साधु विजय रथ के आगे चला तो वही भीड़ तालियां बजाती रही। यही फॉर्मूला आज भी स्टार्टअप से लेकर करियर तक अमिट है। भीड़ तुम्हारे सपनों का शोर मचाती है, मगर कठिन फैसले इंसान अकेले ही लेता है। नौकरी छोड़कर नया बिजनेस शुरू करना, रिश्तों के विरोध में अपनी पसंद की कला चुनना या अनजानी सड़क पर पहला कदम रखना। याद रखो, अकेलेपन का दर्द नहीं, उसी का धुआं तुम्हें इस भीड़ से अलग कर राजा बनाता है। और जिस दिन तुमने डर को हरा दिया, उसी दिन भीड़ तुम्हारी ताजपोशी का तमाशा देखती है। अब लेकर चलता हूं आचार्य चाणक्य के अगले नियम पर, जो कहता है असली ताकत ज्ञान में है। चाणक्य ने कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन पूरी सत्ता को चुका दिया। आज नॉलेज इकोनॉमी का जमाना है और आपकी स्किल ही आपकी असली करेंसी है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्त की असली ताकत ज्ञान में है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, पूरी सत्ता की रीढ़ है। चाणक्य के पास न सेना थी, न धन, न कोई रियासत, फिर भी उन्होंने सम्राटों को गिरा दिया और एक नया भारत खड़ा किया। कैसे? सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान से। इतिहास गवाह है, जब चाणक्य ने नंदवंश के दरबार में अपमान सहा तो उन्होंने ना तलवार उठाई, ना बदला लिया, उन्होंने उठाई कलम, किताब और रणनीति, और उसी ज्ञान से पूरी सत्ता को उखाड़ फेंका। वो दिन याद रखिए जब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति की शिक्षा दी, युद्ध सिखाया और उसके दिमाग में वो जानकारी भरी जो तलवार से भी तेज थी। आज भी वही दौर है, फर्क इतना है कि युद्ध अब ऑनलाइन है, सत्ता कंपनियों की है और असली हथियार है स्किल्स और नॉलेज। आप करोड़ों कमा सकते हो अगर आपके पास वो जानकारी है जो दूसरों के पास नहीं है। चाणक्य ने दुनिया को बता दिया, जिसके पास ज्ञान है वही राजा है, बाकी सब सैनिक हैं। अब आज के इस वीडियो का आखिरी नियम बताने जा रहा हूं, जो बहुत ध्यान से सुनिए, आपके बहुत काम आएगा और शायद सबसे ज्यादा काम आएगा। आज के टाइम का शायद ये सबसे प्रभावशाली नियम है। चाणक्य कहा करते थे, जिसे धोखा देने की आदत हो उस पर दोबारा भरोसा करना खुद से गद्दारी है। बिजनेस डील, पार्टनरशिप और इवन रिश्तों में भी चाणक्य की यह सीख आज भी वैसी ही सटीक है। चाणक्य ने एक बार कहा था, सांप चाहे कितनी बार भी बिना काटे निकल जाए, वो कभी दोस्त नहीं बन सकता। नंदवंश के एक सेनापति ने पहले चाणक्य से मिलकर वादा किया कि वो गुप्त रूप से उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐन वक्त पर जाकर दुश्मन से मिल गया। जब चाणक्य को ये पता चला तो उन्होंने साफ कहा, गलती ये नहीं कि उसने धोखा दिया, गलती ये थी कि मैंने उस पर भरोसा किया। आज भी यही होता है, हम इमोशंस में आकर उन्हें माफ कर देते हैं जो धोखा देना अपना स्वभाव बना चुके हैं। रिश्तों में, बिजनेस में या टीम में अगर कोई बार बार पीठ पीछे वार करता है तो वो कभी भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। ध्यान रखना, भरोसा वहां करो जहां आदत भरोसे की हो, वरना तुम लड़ाई मैदान में नहीं, अपने ही भरोसे से हार जाओगे। दोस्तों, चाणक्य की कहानी कोई पुरानी किताब नहीं है, यह आज की दुनिया के लिए एक युद्ध नीति है। आज अगर तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, अकेले हो, रिसोर्सेज नहीं हैं, लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तो डरना नहीं। भीड़ तो समर्थन तभी करेगी जब तुम जीत जाओ, लेकिन चाणक्य वही है जो हारते हुए भी सोचता रहता है अगली चाल क्या होगी। तो उठो, अपने अंदर का चाणक्य पहचानो, क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो ये दुनिया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, और अगर तुमने खुद को रणनीति से सजाया तो ये दुनिया तुम्हारे पैरों में होगी, ठीक वैसे ही जैसे मौर्य साम्राज्य चाणक्य के इशारे पर चलता था। अब तुम बताओ, क्या तुम सिर्फ सपने देखोगे या चाणक्य बनकर उन्हें हकीकत में बदलोगे? अगर जवाब हाँ है तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाओ जिसे आज खुद से लड़ने की जरूरत है। कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं भी चाणक्य बनूंगा, क्योंकि असली युद्ध का असली फॉर्मूला, ताकि आप इन दोनों नोटों में कागज का वजन बराबर है, लेकिन एक हमारी जिंदगी बदल सकता है और दूसरा सिर्फ चाय समोसे का बिल भरता है। हम में से कुछ लोग इस बड़े वाले नोट को जेब में भरते चले जा रहे हैं और बाकी लोग यही छोटा नोट ढूंढते रहते हैं। आखिर क्यों? मैं आपको वो छुपे हुए सीक्रेट बताने वाला हूं जो स्कूलों में पढ़ाए नहीं गए,
कॉलेज ने सिखाए नहीं और ऑफिस की गलियों ने आपसे छुपा कर रखे। आज मैं बात करूंगा गरीबी और अमीरी के कड़वे सच की। सुनाऊंगा आपको ऐसी 3 कहानियां जिनमें लोग मिट्टी से उठकर आसमान के सितारे बने, और फिर खोलूंगा मनी मैनेजमेंट का असली फॉर्मूला, ताकि आपका पैसा आपके लिए पसीना बहाए। और मेरा चैलेंज है कि इस वीडियो के एंड तक अगर आपकी रगों में करंट ना दौड़ जाए तो डिसलाइक ठोक देना। ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आज आप चैनल ही नहीं अपना मुकद्दर भी सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपनी नोटबुक जरूर उठाइए, बिकॉज द मनी रोलर कोस्टर इज लीविंग राइट नाउ। दोस्तों, आपने भी सुना होगा इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी तो है, पर वो लोगों में बराबर नहीं बटी। ऑक्सफैम की 2024 रिपोर्ट कहती है कि आज हमारे देश का टॉप 1% देश की कुल दौलत का 40% अकेला पकड़ कर बैठा है, और नीचे की आधी आबादी के पास सिर्फ 3% बचा है। यानी अगर इंडिया की पूरी दौलत रुपयों से भरे 100 कट्टे हों तो 1% लोग 40 कट्टे उठा ले जाते हैं, और 70 करोड़ लोग बचे हुए सिर्फ 3 कट्टों पर धक्का मुक्की कर रहे हैं। लेकिन ये विडंबना सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, ये हर उस समाज की कहानी है जहां मनी गेम के रूल्स बेहद सीक्रेट रखे गए। मतलब किसी के पास यहां ज्यादा जानकारी है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं। तो असली लड़ाई यहां पैसे की नहीं, जानकारी की है। जिस इंसान को सबसे पहले और सबसे तेज इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो सारा पैसा उठाकर अपने अकाउंट में मोड़ देता है, और जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन का अभाव है वो सब गरीबी का तमाशा देख रहे हैं। तो आज सबसे पहले समझते हैं गरीबी के वो ऐसे 5 अदृश्य जाल जिसके अंदर करीब करीब सारा हिंदुस्तान फंसा हुआ है। सबसे पहला जाल है फाइनेंशियल इलिटरेसी। देश में अभी भी बहुत से लोगों को सबसे कॉमन और सबसे जरूरी चीज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की ताकत का नहीं पता, जो इस दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है। बहुत आसानी से आज आपको समझा सकता हूं। अगर लोग 100 रुपया भी रोज इन्वेस्ट करें तो महीने के 3000 और साल के 36,000 रुपए होते हैं, और ये मान लें कि ये इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ 12% का रिटर्न देगी, और साथ ही साथ आप हर साल दर साल इस इन्वेस्टमेंट में 12% बढ़ाते चले जाएं। आप हैरान हो जाएंगे, 30 साल के बाद आपको 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। सिर्फ 100 रुपए से शुरुआत करके भी कोई 3 करोड़ रुपए बना सकता है, पर कोई इन्वेस्ट करे तभी तो। दूसरा जाल है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी EMI है ना। ये लोग आज भी अपनी डिजायर को डेप्थ से पूरा करते हैं, यानी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आज लुटाओ कल चुकाओ, क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद। ये लोग 30% का सालाना इंटरेस्ट जाने अनजाने में भर रहे हैं, पर समझाए कौन। तीसरा जाल है हाई डिपेंडेंसी रेशो। मतलब घर में 1 कमाने वाला है और 4 खाने वाले। बाकियों से कहिए कि पैसा कमाने के लिए काम क्यों नहीं करते, तो जवाब आता है, अजी हम तो आज तक घर से बाहर ही नहीं गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं। भाई वाह, फोन तो सबको चाहिए, टीवी भी सबको देखना है, खाना भी सबको खाना है, बस बाहर जाकर काम नहीं करना। अरे भाई, आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, डिग्रियां ली हैं, उन्हें निकालो और काम पर लगाओ। वो जमाने गए जब एक लाता था और सब खाते थे। आज अच्छा जीवन जीना है तो सबको हाथ बटाना ही होगा। चौथा जाल है लैक ऑफ सोशल कैपिटल। कहते हैं ना कि आपकी नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ होती है, और अगर नेटवर्क नहीं तो नेटवर्थ कहां से होगी। आज के इस दौर में रिलेशनशिप और रेफरेंस बिजनेस बिल्ड करने के सबसे 2 कारगर हथियार हैं। जीवन में अगर गरीबी की चादर उतार फेंकनी है तो आपको बाजार में लोगों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं? लोगों ने ना तो पैसे बनाए हैं और ना ही लोगों से अच्छे संबंध। और 5वां जाल है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। मतलब हमसे ना हो पाएगा की आदत जो पीढ़ियों से चली आ रही है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, आज तक हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया, हमारे मतलब का काम नहीं है, वगैरह वगैरह। वीडियो को पॉज करिए और अब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इन 5 में से कौन सा जाल अभी आपकी टांग खींच रहा है, और ये भी लिखिए कि कल से उस जाल को काटने के लिए आप कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिन लोगों को आप अमीर देखते हैं, क्या वो लोग पैदा ही अमीर हुए थे? नहीं ना। सबसे बड़ा झूठ जो हमने मान लिया है वो ये है कि अमीर पैदा होते हैं, पर फैक्ट कुछ और ही बताते हैं।
फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2025 के 2755 अरबपतियों में 2000 से ज्यादा सेल्फ मेड टैग रखते हैं, यानी वो फर्स्ट जनरेशन बिलियनियर हैं। उन्होंने अपने हाथों से अपना मुकद्दर खुद लिखा है। हमारे यहां धीरू भाई अंबानी ने पेंसिल बेचकर शुरुआत करी, कल्पना सरोज ने सिलाई मशीन से, रितेश अग्रवाल ने सस्ते लॉज से, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। यानी प्रॉब्लम पैसे की नहीं, प्रॉब्लम है अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की। प्रॉब्लम यह है कि मौका हमारे सामने होता है, बस हम पहचान नहीं पाते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और उसी के ऊपर पैसों का पहाड़ खड़ा कर दिया। आज मैं आपको 3 असली कहानियां सुनाने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि एक एक कहानी सुनते वक्त आप गेम खेलें। गेम क्या है? हर कहानी में नोट करें कि अपॉर्चुनिटी कहां दिखी और एक्शन क्या लिया, क्योंकि यही 2 पॉइंट आपके और आपके अगले बैंक बैलेंस के बीच का फासला तय करेंगे। सबसे पहले कहानी है अपने धीरू भाई अंबानी की। 1948 गुजरात के चोरवाड़ से निकला 17 साल का लड़का जेब में बस स्कूल की मार्कशीट और दिल में तूफान लिए पहुंचता है यमन के पेट्रोल पंप पर। सैलरी कितनी है? 300 रुपया महीना। दिवाली पर उसकी मां को गरबा के लिए चूड़ियां चाहिए थी। उसने देखा कि यमन में चूड़ियां और बाकी सामान बहुत सस्ता है और भारत में महंगा। उसने कंपनी से छुट्टी ली, चूड़ियां, ड्राई फ्रूट, मसाले सब खरीदे, भारत लौटा। किया क्या जानते हैं? सब सामान बेच दिया। जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से मां को चूड़ियां नहीं, सोने के कंगन पहना दिए। आंखों में चमक थी और दिमाग में बिजनेस प्लान का आइडिया आ चुका था। जीवन का पहला नियम बना लिया, जहां दाम में फासला दिखे वहीं पैसा छुपा होता है। 1958 में बंबई लौटकर मात्र 15,000 से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन खड़ी कर दी। 2 कुर्सियां, 1 टेलीफोन और मन में अरब सागर जितना आत्मविश्वास। देखते ही देखते ओनली विमल ब्रांड ने हिंदुस्तान की दुकानों पर लंबी कतार लगा दी। पॉलिस्टर सूट का सपना हर मिडिल क्लास फैमिली को दिखने लगा। फिर 1977 धीरू भाई ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इतिहास रच दिया। 3.5 लाख छोटे इन्वेस्टर को शेयर देकर पहली बार आम हिंदुस्तानी को कंपनी का मालिक बना दिया। Day 1 of Reliance Power IPO had a rush never seen before. 1985 का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, हजारों किलोमीटर पाइप नेटवर्क, फिर जामनगर रिफाइनरी जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी, जहां हर 18 सेकंड में 1 बैरल तेल तैयार होता था। He was absolutely clear that he wanted to build the world's biggest refinery. और 2002 तक रिलायंस वही कंपनी थी जो भारत के कुल पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट का 5वां हिस्सा अकेले एक्सपोर्ट करती थी। सबक एकदम साफ, छोटा मुनाफा मत गिनो, बड़ा प्राइस गैप ढूंढो। भीड़ जहां रुकती है वहां से आगे सोचो, और जिस दिन सपने को शेयर करोगे दुनिया पूंजी लेकर खुद दरवाजे पर आएगी। यही धीरू भाई की चूड़ियों से रिफाइनरी की यात्रा है। एक आदमी, एक डिफरेंस और एक आग, जिसने बाजार की परिभाषा बदल दी। इस कहानी में कहां अपॉर्चुनिटी थी और धीरू भाई अंबानी ने क्या एक्शन लिया, कमेंट में जरूर बताना। अब दूसरी कहानी है कल्पना सरोज की। महाराष्ट्र के अकोला जिले के रोपड़खेड़ा गांव में 1961 में जन्मी कल्पना सरोज, जिनका 12 साल की छोटी सी उम्र में बाल विवाह कर दिया गया। मुंबई की झोपड़ी में घरेलू हिंसा की विक्टिम थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। मैंने पॉइजन पी लिया। पॉइजन पीने के बाद भी मैं मर नहीं सकी, मुझे बचा लिया गया। जिंदगी ने हर पन्ना काला लिख दिया। आप सोचते होंगे कि अंत बड़ा ट्रेजिक हुआ होगा, नहीं। 2013 में उन्हें पद्मश्री दिया गया। भारतीय महिला बैंक व IIM बेंगलुरु के बोर्ड में जगह मिली। वो टेडेक्स व UN मंचों पर युवाओं को असंभव को संभव बनाने का मंत्र देती हैं। आज उनकी निजी संपत्ति कोई 900 करोड़ रुपया है। कल्पना सरोज ने अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखी। रोज 2 रुपया मजदूरी पर गारमेंट कंपनी में काम किया, सरकारी लोन से सिलाई की दुकान चालू की, सिलाई मशीन से 3 रुपया प्रति ब्लाउज कमाए और फिर सरकारी लोन से फर्नीचर वर्कशॉप खड़ी कर 300 मजदूरों को रोजगार दिया। उनका सबसे चर्चित कारनामा 2006 का है, जब कमानी ट्यूब्स पर 116 करोड़ का कर्ज था। ये कंपनी 500 से ज्यादा मुकदमे और लिटिगेशन नोटिस पर लटकी थी। सारे खरीदार भाग चुके थे। सब बोले ये कंपनी डूबता जहाज है। कल्पना बोली, डूबता जहाज है तो क्या हुआ, मैं कैप्टन बढ़िया हूं, पार लगा दूंगी। कल्पना सरोज ने वर्क
वर्कर्स यूनियन, बैंकों व कोर्ट को एक मेज पर लाकर एक स्कीम समझाई। मजदूरों के बकाया 8.5 करोड़ चुकाए, 3 नई गैस फर्नेस लगाई और 2010 तक कंपनी को प्रॉफिट में मोड़ दिया। हिस्ट्री में यह पहला मौका था जब एक दलित महिला ने खस्ता हाल कॉर्पोरेट कंपनी को रिवाइव कर प्रोडक्शन पर ला दिया और आज वही ब्रांड खाड़ी देशों में प्रीमियम पर बिक रहा है। कोर्ट ने उन्हें द ओरिजिनल स्लमडॉग मिलेनियर कहा। वो कहा करती थी, जब लोग डरकर भागते हैं वही वक्त भागने वालों के लिए रास्ता खोलता है। कहते हैं ना, हौसले का लोन जब सैंक्शन हो जाए तो ब्याज में दुनिया रिस्पेक्ट चुकाती है। आपके लिए फिर वही सवाल, इस कहानी में कहां अपॉर्चुनिटी थी और कल्पना सरोज ने क्या एक्शन लिया, कमेंट में जरूर बताइए। और तीसरी कहानी है रितेश अग्रवाल। ओडिशा के छोटे से कस्बे बिसमकुटुक में 13 साल सिम कार्ड बेचने वाला 17 साल का लड़का जब पहली बार दिल्ली आया तब जेब पतली थी पर सपने मोटे। वो दिल्ली की सड़कों पर 800 रुपए से 900 रुपए के सस्ते होटल ढूंढता ढूंढता एक प्रॉब्लम पकड़ता है। क्या कि अधिकतर होटल के कमरे खाली हैं पर ट्रैवलर को मिल नहीं रहे और रेट है अनाप शनाप। उसने सॉल्यूशन ढूंढा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो होटल के कमरों को वैसा ही स्टैंडर्ड, वही प्राइस प्रॉमिस और वही एक्सपीरियंस दे जैसे मैकडॉनल्ड का बर्गर, जिसे चाहे आप मुंबई में खाएं चाहे मुरादाबाद में, टेस्ट एक जैसा होगा। और फिर जन्म हुआ ओयो का। दोस्तों 2025 तक ओयो 80 से ज्यादा देशों में 1,57,000 होटलों से पार्टनरशिप करके 4 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर को चीपेस्ट रूम प्रोवाइड करा चुका है। कोविड पेंडेमिक के दौरान जब होटल इंडस्ट्री पूरी तरह आईसीयू में थी, रितेश अग्रवाल ने कमीशन मॉडल को सब्सक्रिप्शन प्लस फ्लेक्सिबल रेवेन्यू शेयर में बदलकर मालिकों का फिक्स खर्चा 0 कर दिया। फिर ओयो 360 लॉन्च करके सब खेल बदल दिया। नतीजा यह हुआ कि सूने कमरों में ट्रैफिक लौटा, कंपनी ने पहली बार प्रॉफिट रजिस्टर किया और रितेश ने 1.5 लाख से ज्यादा होटलों को आईसीयू से उठाकर तेज रफ्तार रनवे पर पहुंचा दिया और साबित कर दिया कि जब बाजार ऑक्सीजन छीने तो टेक इनोवेशन ही असली वेंटिलेटर का काम करता है। सीख क्या मिली? बड़ी सिंपल है कि छोटा आइडिया अगर बड़ा पेन हल करे तो दुनिया फंडिंग खुद ब खुद दफ्तर तक पहुंचा देती है। यानी आपका दिमाग सोना उगलने वाली खान है, बस आपको सही इंस्ट्रूमेंट से खनन करना आना चाहिए। सवाल फिर वही, इस कहानी में अपॉर्चुनिटी कहां थी और रितेश ने क्या एक्शन लिया, कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, पेट्रोल पंप का सेल्समैन, स्लम की सिलाई मास्टर और सस्ते हॉस्टल का घुमक्कड़, तीनों ने प्रूव किया कि सर्कमस्टांसेस हमसे बड़े नहीं, हमारे फैसले बड़े होते हैं। अगर ये इंस्पिरेशनल कहानियां भी आपकी रगों में आग नहीं लगाती तो शायद आपका वाईफाई ही स्लो है। वीडियो दोबारा प्ले कर लीजिए। बड़ी सिंपल है कि छोटा आइडिया अगर बड़ा पेन हल करे तो दुनिया फंडिंग खुद ब खुद दफ्तर तक पहुंचा देती है। यानी आपका दिमाग सोना उगलने वाली खान है, बस आपको सही इंस्ट्रूमेंट से खनन करना आना चाहिए। सवाल फिर वही, इस कहानी में अपॉर्चुनिटी कहां थी और रितेश ने क्या एक्शन लिया, कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, पेट्रोल पंप का सेल्समैन, स्लम की सिलाई मास्टर और सस्ते हॉस्टल का घुमक्कड़, तीनों ने प्रूव किया कि सर्कमस्टांसेस हमसे बड़े नहीं, हमारे फैसले बड़े होते हैं। अगर ये इंस्पिरेशनल कहानियां भी आपकी रगों में आग नहीं लगाती तो शायद आपका वाईफाई ही स्लो है। वीडियो दोबारा प्ले कर लीजिए। अभी लाइफ में चाहे जितनी गरीबी हो, जितनी इनइक्वालिटी हो या हौसले की कमी हो, याद रखो पैसा सबसे पहले दिमाग में उगता है, जेब में तो बस फसल काटनी होती है। अब उठो, एक्शन लो और अगली कामयाबी की कहानी तुम लिखो। हम सब पढ़ने को बेताब हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कम से